Am I audible, guys? Yes, sir. Okay. लास्ट कहाँ पे रुका था इकरा? कैन यू जस्ट टेल मी पॉलिटी का लास्ट कहाँ पे रुके थे हम लोग? Sir, Article 45. आर्टिकल 45, ठीक है। ओके, लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम आर्टिकल 46 देन। आज यूपीएसपी खत्म, फंडामेंटल ड्यूटीज भी खत्म करना टारगेट है। लेट्स ट्राई टू एंड द थिंग्स। अब जो आर्टिकल 40, एक मिनट, जस्ट गिव मी। फोर वाज राइट। शाहबानो केस एक्सप्लेन हो चुका था ना पूरे तरीके से, यूसीसी एंड हाँ ऑल सर। गाइस। If Confederation Act Article 41, Article 45, Article 45 स्टार्ट करना था, राइट? So, नहीं सर, आपने एक्सप्लेन कर दिया था। आर्टिकल 45 हो गया था, तो वी हैव टू स्टार्ट विद आर्टिकल 46 क्या? हाँ सर। ओके, ठीक है। ओके, अभी if I'll just give me a minute. This is my screen visible to you all, guys? Yes, sir. Okay, great. Okay. I've changed my network. Am I audible now? इकरा? Yes, yes. ओके, ठीक है। अब जो है हमारा कहानी आगे का, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 46। ठीक है, हम लोग ने ये पूरी चीज देख ली थी कि कैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट वगैरह करके सारी चीजें करके हो रही थी। नाउ वी आर डीलिंग विद आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 एक्चुअली में टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन। रिजर्वेशन की बात करता है इन गवर्नेंस की, एक कंट्री को गवर्न करने के लिए या रिजर्वेशन क्यों देनी चाहिए, वो वाली चीजें। ठीक है, इट प्रोवाइड्स रिजर्वेशन फॉर एससी, एसटी एंड एनी अदर वीकर सेक्शन, मतलब ओबीसी एंड ऑल। ठीक है, उसके लिए बात करता है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि ये हमारा गवर्नेंस का टॉपिक है, तो हम गवर्नेंस में इसको याद रखना है। ये पॉजिटिव है, ये अफर्मेटिव एक्शन है। ठीक है, इट इज अफर्मेटिव एक्शन। इक्वालिटी की बात करता है। ये चीज अभी के लिए बस इतना याद रखो आप लोग आर्टिकल 46 में। इट इज मोर ऑफ अ गवर्नेंस टॉपिक, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टचिंग इट राइट नाउ। ठीक है, अब वी आर डीलिंग विद, आई विल जस्ट शो यू इन बैरक first, then we can move forward. Mhm. If my Barrett would be visible, can you guys please let me know? Is my Barrett Not visible? yet. not yet. Okay, okay. Hope it's visible now. Yeah, it is Yes. visible. Okay, ठीक है। Now we are coming at article 46 में, तो ये लिखा हुआ है साफ साफ, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन। सीधी बात है, द स्टेट शाल प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ पीपल एंड इन पर्टिकुलर ऑफ एससी, एसटी, एंड शाल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है,
इसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन भी बोला है, तो वो भी याद रखना है आपको। रिजर्वेशन के प्रिंसिपल यहाँ से इमेनेट होते हैं, ठीक है। इसके लिए है ये, जिसको और अच्छे से गवर्नेंस का टॉपिक है तो गवर्नेंस में ज्यादा डीपली करेंगे, इसके लिए आई एम नॉट टचिंग इट ओवर हियर। आर्टिकल 47, आर्टिकल 47 एक्चुअली ड्यूटी है स्टेट की। ये स्टेट को ड्यूटी देता है कि आप न्यूट्रिशन प्रोवाइड करो, प्लस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ाओ। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है लोगों का, इंक्रीज इट, अच्छा करो बेसिकली, ठीक है। उसी के साथ साथ इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट पब्लिक हेल्थ, लोगों के पब्लिक हेल्थ सही करो। अब इसका जो पहला वाला पार्ट है ना, ये वाला न्यूट्रिशन दो वगैरह, इट इज वेरी ओकेश ओकेश। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाओ, ये भी ठीक है, क्योंकि इसमें आप क्या करोगे, यही सबसे तो आपके वो सारे मिशन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यूट्रिशन बढ़ाना है करके तो गवर्नमेंट पास करती है मिड डे मील वाली चीज, लॉज है जो मिड डे मील देती है गवर्नमेंट, कि लोगों को न्यूट्रिशन मिले, सारी चीजें करे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, पब्लिक हेल्थ अच्छा करना है करके तो गवर्नमेंट इज डूइंग स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन। अब पब्लिक हेल्थ का एक और ऑक्सेट है, देखो। पब्लिक हेल्थ है मतलब आप इसमें एक और चीज लिखा हुआ है ना, पब्लिक हेल्थ बढ़ाने के लिए इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक वगैरह को रोकोगे। इफ आई शो यू द प्रोविजंस, तो इसका फर्स्ट पार्ट इज ओके, लेकिन जो सेकंड पार्ट है दैट इज वेरी कंटेंशियस, और वो जगह पे बहुत सारे फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू करते हैं। माय लॉ, माय बैलेट इज विजिबल, जस्ट रेज योर हैंड्स। इट इज ओके, ठीक है। नाउ ये देखो, आर्टिकल 47, ड्यूटी ऑफ स्टेट to raise the level of nutrition standard of living and improve public health. The state shall regard the raising of level of nutrition and standard of living of its people and the improvement of public health as among primary duty. And in particular, the state shall endeavor to bring the prohibition, ये वाला part थोड़ा contentious है, prohibition of consumption except for medicinal purpose of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health। तो ये वाली चीज कैसे प्रॉब्लमेटिक हो जाती है पता है, देखो, इट इज नॉट नोन मेडिकली कि कितनी दारू पियोगे तो तबीयत के लिए सही है या फिर कितनी गलत है। फॉर एग्जाम्पल, मेडिसिनल पर्पस के लिए तो यूज करने को बोला ही है, तो इसमें तो कोई इफ्स बट है ही नहीं। लेकिन द क्वेश्चन कम्स कंटेंशियस ओवर हियर कि इंजूरियस टू हेल्थ आप कब बोलोगे, व्हेन विल यू से कि अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, कौन से पॉइंट के बाद, ठीक है। तो यही सारे चीज है, पब्लिक हेल्थ बढ़ाना है, पब्लिक हेल्थ अच्छा करना है करके स्टेट गवर्नमेंट्स को पॉसिबली इस आर्टिकल से पावर मिलता है कि आप चाहो तो लिकर बैन कर सकते हो, ठीक है। इसी चीज को यूज करके 2015 में, इन 2015 बिहार ने लिकर बैन कर दिया था। बिहार टोटल लिकर बैन कर दिया था, इनफैक्ट आई मस्ट से, टोटल लिकर बैन। अब टोटल लिकर बैन कर दिया था, उस एक्ट का नाम क्या था, बिहार एक्साइज एक्ट, बिहार एक्साइज एक्ट ऑफ द ईयर 2016। और इसमें बोल दिया था अगर कोई भी दारू बेचेगा या पिएगा, कंजम्पशन करेगा, तो इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। अब प्रॉब्लम क्या हो गया, लोग इसको पटना हाई कोर्ट में लेके चले गए, इसको चैलेंज कर दिया लोगों ने पटना हाई कोर्ट में। पटना हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि इट इज आर्बिट्ररी एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। डेफिनेटली लोगों ने प्रोफेशन के बेसिस पे इसको चैलेंज किया था, लेकिन पटना हाई कोर्ट का ये वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया इस पे, इस चीज पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। जब इस पे स्टे लगा दिया तो डेफिनेटली एक्ट वापस से लागू हो गया। तो अभी इट इज अंदर दिस पोजीशन ओनली, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है और वो चल रहा है अभी भी है। अब अगर कल को गवर्नमेंट के ऊपर है बिहार के कि उसको हटाना है तो हटा सकती है, नहीं तो नहीं। बट द पॉइंट इज हियर, क्या गवर्नमेंट कर सकती है, हाँ, आर्टिकल 47 में उनको राइट दिया हुआ है तो कर सकती है। इनफैक्ट यही नहीं,
आपने अगर पुरानी बॉलीवुड मूवीज देखा होगा तो उसमें देखो ये दिखाया जाता था कि लोग शराब वराब इन बॉम्बे में स्मगल कर रहे हैं। पता है पहले जब गुजरात वॉज लाइक पास पार्ट ऑफ बॉम्बे, तो उसी टाइम पे लिकर बैन किया हुआ था। और लिकर बैन किया हुआ था अंडर बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट। बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट, बाद में बॉम्बे और गुजरात अलग हो गए, बॉम्बे मुंबई बन गया। मुंबई ने अपने हटा दिए, लेकिन गुजरात में वो चीज लगी रही। उसी का नतीजा है कि आज तक गुजरात में दारू बैन है। क्या आर्टिकल 47 सबको क्लियर है? आर्टिकल 47 क्लियर टू एवरीवन? रेज योर हैंड्स। ठीक है। तब वो बिहार वाले एग्जाम्पल में पटना हाई कोर्ट के सामने जो आर्बिट्रेरी है उसके नीचे क्या लिखा है आपने? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ओके। क्योंकि उन्होंने क्या फंडामेंटल राइट के बेसिस पे वो किया कि हमारा प्रोफेशन है, हम दारू बेचते हैं और इन लोग बैन करवा रहे हैं, ऐसा ऐसा। ठीक है। लेकिन हाँ। पटना हाईकोर्ट के जजमेंट पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। क्या यहाँ तक क्लियर होगा इस? किसी को कोई डाउट है तो जस्ट रेज योर हैंड्स। जिनको नहीं है वो हैंड डाउन कर ले अपना। ओके, तायरा कोई डाउट बेटा? योर हैंड इज रेज्ड। ठीक है, चलो लेट्स। ओके ओके, ठीक है। नाउ आगे की चीज, दिस वाज आर्टिकल 47। नाउ वी आर डीलिंग विद आर्टिकल 48। आपका आर्टिकल 48 एक्चुअली मैं दो पार्ट्स में करवाऊंगा, फिर पढ़ेंगे इसको। इसका पहला पार्ट ये बोलता है कि स्टेट जो है एग्रीकल्चरल, हनी, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब में टेक्नोलॉजी और मॉडर्न साइंटिफिक लाइंस पे करेगा। मतलब अगर एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री कोई कर रहा है, स्टेट ये सब चीजों को टेक्नोलॉजी के बेसिस पे करने वाला, मतलब इन सबको मॉडर्न एनिमल हस्बेंड्री की टेक्निक वगैरह सबको मॉडर्न प्लस साइंटिफिक लाइन पे लाएगा। ठीक है, मॉडर्न बनाएगा, मॉडर्न चीजों के थ्रू करवाएगा, हेल्प साइंटिफिक लाइंस पे करेगा। इसका पहला पार्ट ये, और दूसरा पार्ट ये है कि स्टेट जो है ना प्रोहिबिशन करेगा ऑन स्लॉटर ऑफ काउस, calves and other milch and draught cattle। ठीक है, अगर ये नोटिस कर रहे हो तो गांधीयन प्रिंसिपल है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब संविधान में ये बना रहे थे ना तो बहुत डिबेट चल रहा था यार एक्चुअली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस चीज को लेके बहुत ज्यादा डिबेट्स हुई है। और ये डिबेट्स ऐसी थी ना कि जो काव होता है, ये काव किस चीज में रखा जाए, वेदर इट इज अ रिलीजियस सिंबल, ये रिलीजियस सिंबल है, या फिर काव इज अ इकोनॉमिकली यूजफुल एनिमल, इकोनॉमिकली यूजफुल एनिमल। ये डिबेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चली। क्योंकि अगर रिलीजियस सिंबल है तो आपको इसको फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन में रखना पड़ेगा, लेकिन अगर इकोनॉमिकली यूजफुल एनिमल है तो डीपीएसपी में रखना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग ने सोचा कि अगर फंडामेंटल राइट बना के हम इसको यहाँ पे रख देते हैं, अगर यहाँ पे प्रोटेक्ट किया, लेट्स प्रोटेक्ट हियर, तो लोग क्या करेंगे पता है? आपको पता है आजकल देश में काउस ऐसे जैसे छोड़ी जाती है तभी भी रोड पे छोड़ देते थे लोग। तो लोग रिट्स लिखने लगते, सुप्रीम कोर्ट जाने लगते कि आर्टिकल 32 खराब हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू मैनेज इट। इसके लिए भी थॉट कि यार यहाँ नहीं रखते, लेट्स प्रोटेक्ट इट ओवर हियर फॉर टाइम बिंग, लेट्स प्रोटेक्ट हियर। इसीलिए हमने इसको डाल दिया अंदर आर्टिकल 48, और बोला कि अगर किसी को कुछ करना है इस पे तो वो लॉ बना सकता है। क्या यहाँ तक समझ में आया? पहले बताओ फंडामेंटल राइट में क्यों नहीं डाल के डीपीएसपी में डाला? रेज योर हैंड्स। ओके, इकरा को समझा, पद्मा प्रिया, प्रीति, गुड, मधुरा, तायरा, ज्योत, रिया, ओके गुड।
तो हम लोग ने इसलिए वहां पे डाला क्योंकि रिट पिटिशन फाइल होने लगता जैसा हालत है काउस का आज भी देश में, वो तभी भी था, नो डाउट। उसके वजह से रिट पिटिशन के इससे बचने के लिए, ठीक है। तो अब लॉज बनाना पड़ता है आर्टिकल 48 के अंदर। आर्टिकल 48 को यूज करके बिहार ने लॉ बनाया। आप सब लोग ने कॉपी कर लिया था ना? कोई ऐसा तो नहीं जो कॉपी कर रहा था? कॉपी कर रहा था तो आई वुड जस्ट पॉज देयर फॉर अ मिनट, रेज योर हैंड्स। ओके, कॉपी कर रहे थे, ठीक है ठीक है, कर लो कर लो। नो सर, हो गया था कॉपी करके, इसलिए रेज किया। अच्छा ओके, सबके हो गए थे कॉपी करके। कोई कॉपी कर रहा है तो रेज हैंड्स, जो नहीं कर रहे हैं तो अपने हाथ बैठा लो। ओके रिया, यू वांट टू कॉपी बेटा? यस सर, जस्ट अ सेकंड, मैं वो लास्ट का ही बात लिख रही हूँ। ओके ओके। सर आपने डीपीएसपी के नीचे क्या लिखा है? प्रोटेक्ट। इट्स प्रोटेक्ट हियर। नहीं, उसके पहले क्या लिखा है मुझे समझ नहीं। ये नहीं नहीं, डीपीएसपी के नीचे जो एरो डाल के ये आपने प्रोटेक्ट के पहले लिखा है ना, लेट्स प्रोटेक्ट हियर, क्या है? हियर, हाँ हियर हियर। ठीक है, अब ये एक चीज हो गई। डन लेट्स मूव सर। फॉरवर्ड गाइस। तो बिहार ने यूज किया आर्टिकल 48 को और बिहार ने बनाया बिहार प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल्स एक्ट। बिहार प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल एक्ट 1954 बनाया आर्टिकल 48 को यूज करके। डेफिनेटली ये लॉ था। इसमें बिहार ने लिख दिया टोटल काउ स्लॉटर बैन। टोटल काउ स्लॉटर बैन, ठीक है। आप लोग तो खुश हो गए, बोले हाँ ठीक है अच्छी बात है। लेकिन कुरैशी जी खुश नहीं हो गए। नाम जैसा सजेस्ट करता है, कुरैशी सर, मोहम्मद हानिफ कुरैशी। बाय एंड डिफॉल्ट कुरैशी सरनेम वाले जो होते हैं इनका प्रोफेशन है ये, टू रन स्लॉटर हाउसेस। कुरैशी साहब ने इसको चैलेंज कर दिया। ये केस बन गया मोहम्मद हानिफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1958। उसमें मोहम्मद हानिफ कुरैशी सर ने बोला कि देखो सर, मेरा नाम देखो कुरैशी है और ये हमारा प्रोफेशन होता है कि वी रन स्लॉटर हाउसेस। ये मेरा प्रोफेशन है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी मेरे को मेरा फंडामेंटल राइट है कि प्रोफेशन करना है। लेकिन ये जो बिहार प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल्स एक्ट है ये वायलेट कर रहा है मेरा ये आर्टिकल। मुझे मेरा प्रोफेशन खुल के पॉसिबल ही नहीं करने दे रहा है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट वेंट एंड सेड, यार बात तो सही है बट एज फार एज पॉसिबल, एज फार एज पॉसिबल जब भी डीपीएसपी और इसका कुछ हो तो हारमोनियस कंस्ट्रक्शन करो। मतलब फंडामेंटल राइट को भी जगह मिलनी चाहिए और डीपीएसपी को भी जगह मिलनी चाहिए। और कोर्ट ने वही किया। कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा स्टेट से, तुमने टोटल काउ स्लॉटर बैन किया है? बोले हाँ। बोले कहाँ से? स्टेट बोला कि मेरे को सर आर्टिकल 48 में ये पावर दी गई है, ठीक है। तो उन्होंने बोला, स्टेट को पूछा तुमने किया है? बोले यस। बोले कहाँ से किया है? बोले डीपीएसपी में पावर दी गई है। तो पूछा कि डीपीएसपी के अनुसार काउ क्या है? तो दे सेड काउ इज अ इकोनॉमिक यूजफुल एनिमल, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा विच काउज आर इकोनॉमिक यूजफुल एनिमल। स्टेट ने बोला वो काउ मिल्च होती है, मतलब दूध देती है, या एनी शी काउस। शी काउस मतलब शी इज एबल टू बेयर अ चाइल्ड। सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट्स इट, तुम यही दोनों काउ को प्रोटेक्ट करो। कैन प्रोटेक्ट ओनली दोस। बाकी जो गाय दूध नहीं देती है या शी काउस नहीं है उनको
कुरैशी सर को दे सकते हो, ठीक है। मतलब उनको कुरैशी सर विल हैंडल, मतलब हैंडल मतलब ऐसा मत समझना, कुरैशी सर उनको चॉप कर सकते हैं, सॉर्ट चॉप भी गलत वर्ड होगा, स्लॉटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कर दिया कि मिल्च और शीकाउस को नहीं कर सकते। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैंने बार बार एक चीज बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग ब्रीथिंग डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है बल्कि लिविंग ब्रीथिंग डॉक्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि इसका इंटरप्रिटेशन चेंज होता है टाइम के हिसाब से। विथ चेंजिंग टाइम्स इंटरप्रिटेशन चेंजेस, ठीक है। इंटरप्रिटेशन चेंज होता है आफ्टर सम टाइम। एक और केस हुआ, बॉम्बे प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल्स एक्ट 2005, ठीक है। इसमें भी टोटल काउ स्लॉटर था, टोटल काउ स्लॉटर बैन किया था, और ये टोटल काउ स्लॉटर बैन वापस से चैलेंज हो गया, ठीक है। इट वाज चैलेंज, मतलब इस केस का नाम, फिर जो केस में चैलेंज हुआ, इट वाज मिर्जापुर मोती कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2005। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने वापस से पूछा, हु इज इकोनॉमिक यूजफुल काउ। लेकिन आप याद करो 1950s में तो सिर्फ ये आया था कि मिल्च एंड शी काउस। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, टाइम बढ़ता है, टाइम बढ़ता है, टेक्नोलॉजी एडवांस होती है। हम जी रहे हैं 2000s में, 2000s में टेक्नोलॉजी अच्छी बढ़ गई, जिसके वजह से अब काव का यूरिन और जो काव डंग होता है वो भी एक्चुअली यूज होती है बहुत सारी चीजों में। फॉर एग्जाम्पल, इट इज यूज्ड इन मेडिसिन, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स। इस कॉन्सेप्ट, सॉरी दिस फर्टिलाइजर का स्पेलिंग इज रॉन्ग। अब काव जो है वो सिर्फ मिल्क या शी काउस के पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि उसका यूरिन और काउ डंग भी है, ठीक है। तो इस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट सेड नाउ एवरी काउ इज अ इकोनॉमिक यूजफुल एनिमल। तो अगर स्टेट चाहेगा, इफ स्टेट वांट्स, तो स्टेट कैन डू टोटल काउ स्लॉटर बैन। ये याद रखो, द स्टेट कैन डू टोटल काउ स्लॉटर बैन। इस समझ में आया? रेज योर हैंड जिन जिन को समझा। ओके, इकरा, जोत, रक्षित, रिया, मधुरा, पद्मप्रिया, ओके। प्रीति, आपको केस समझा? ओके, ठीक है। कॉपी करना है किसी को कोई पार्ट? सायरा, ओके, ठीक है। यस सर। ओके, कहाँ से कॉपी करना है मेरे को बताओ मधुरा। सर ये लास्ट का ही पार्ट है। ओके, ठीक है। और किसी को कुछ कॉपी करना है क्या? एक बार रेज योर हैंड एंड लेट मी नो। पद्मप्रिया, ओके, ठीक है। हाँ मधुरा, आप ही कर रहे हो ना, राइट? बाकी सबके हो गए हैं क्या? जिन जिन के कॉपी हो गए रेज योर हैंड, जिनके नहीं हुए हैं वो मत उठाओ। ओके, इकरा, अक्षय, प्रीति, रिया, तायरा, पद्मप्रिया, ठीक है। जो कॉपी कर रहे हो करो आराम से, नो इश्यूज गिविंग यू दैट। मधुरा हो जाएगा तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है बेटा। सब हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ लेट मी शो यू दिस आर्टिकल इन बैरेक्ट। Okay, is my barrack visible to you all? Ikra? No, sir.
Okay, what it is? Yes, it's visible now. Okay. Article 48. Organization of agriculture and animal husbandry. The state shall endeavor to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines, and shall in particular take steps for preserving and improving the breeds, prohibition the slaughter of cows and other milch and cattle crop. ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना कि ये कर सकता है और वेडिक्स के बाद तो कर भी सकता है, अब तो वो भी हो गया है, ठीक है। दैट्स द होल पॉइंट। Now we are moving towards Article 48A. Article 48A that talks about 42nd Constitutional Amendment Act of the year 1976. बेसिकली ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। अभी तक मैंने आपको बता दिया है कि 39 क्लॉज एफ इससे आया था, 39A इससे आया था, 43A इससे आया था और 48A भी इसी से आया था। आर्टिकल 48A भी इससे डाला हुआ है हमने। इसमें बेसिकली एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की बात की गई है। एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इन सबको बचाने के लिए तो क्या स्टेट इसको भी एनफोर्स करने लॉस पास करेगा, स्टेट करेगा, बनाया है। जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट एनजीटीए 2010 का, फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, ये भी बना है। फिर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। तो आप लोग देख रहे हो कि ये आर्टिकल को भी एनफोर्स करने के लिए अलग अलग टाइप्स के लॉ बनाए गए हैं स्टेट द्वारा, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं वैसा। तो ये आर्टिकल इज माई बैरेक्ट विजिबल जोत? Yes, sir. ओके। तो आर्टिकल 48A, protection and improvement of environment and safeguarding of forest and wildlife. The state shall endeavor to protect and improve the environment, safeguard the forest and wildlife of the country. तो एक तरह से ये सबको भी एनफोर्स करने के लिए लॉज बना दिए गए। ये दो चार लॉज के नाम याद रखना आंसर राइटिंग में कोट करने के लिए, दैट्स इट, ठीक है। अब उसके बाद देयर इज आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 में बेसिकली स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मॉन्यूमेंट्स प्लस ऐसे प्लेसेस जो नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं या फिर कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं, ये सारी चीजें, कोई मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, जो सारी चीजें नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं, उसको बचाए, ठीक है। तो उसके लिए लॉ पास करता है स्टेट। जैसे कि इसको एनफोर्स करने के लिए स्टेट ने एक लॉ पास किया है जिसको बोलते हैं अमसर, ठीक है। अमसर इज शॉर्ट फॉर्म, अमसर एक्ट बोला जाता है उसको। उसका पूरा नाम है एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल एंड रिमेन्स एक्ट 1958। तो अब तुम अगर कभी जाओगे मॉन्यूमेंट साइट पे तो वो सब लिखते मत बैठना सोनू लव्स मोनू, अलाउड नहीं है। वही ये सब लॉज को देखता है। अगर इसमें पकड़े गए तो जेल पनिशमेंट और पेनल्टी दोनों हो सकती है। आर्टिकल क्लियर है? इज दिस आर्टिकल क्लियर? 49, रेज योर हैंड्स। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके ओके, ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो जस्ट शो यू। Akshit, are you getting it? There is no issue in this. Okay. Okay, I hope my barrett is visible. Okay, Akshit, great. Yeah. Okay. Uh, my barrett is visible, guys. Yes, sir. ठीक है। So, Article 49, protection of monuments and places and objects of national importance. The state shall be obligation. There shall है हाँ ये obligation of state to protect every monument, place or object of artistic and historic interest declared by under law made by Parliament to be of national importance from spoliation, disfigurement, destruction, removal, disposal, or export as there be case may be.
तो तुम कोई मूर्ति चोरी करके भी नहीं बेच सकते, अलाउड नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें अलाउड नहीं है। फिर उसके बाद आप लोगों को पता है आईएएस को पहले बहुत पावर थी, अब तुम्हारे पास कुछ पावर नहीं है। अब तो तुम बस एक मजबूर ऑफिसर बन के रह जाओगे। आर्टिकल 50 में वही चीज थी। अगर आप 1950s के आईएएस ऑफिसर रहते ना, तो पता है उसके पास दो पावर थी। उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बोला जाता था। मतलब उसके पास एग्जीक्यूशन की तो पावर है ही है, लेकिन वो मजिस्ट्रेट भी है, मतलब जज भी है। दो पावर्स थी। तो बेसिकली क्या होता, तुम किसी को बोलते, मैं बोलता कि रिया को अरेस्ट करो। अब रिया को अरेस्ट करके जब मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करते, तो मजिस्ट्रेट भी तो मैं ही हूँ। दोनों जगह तो मैं ही बैठा हूँ। आईएएस अजय बेसिकली कैसा है कि इसके जो एक कोर्ट था, मेरे को कोर्ट नहीं याद है। बेसिकली ये ऐसा है कि शहर उनका, जज भी वही। मुझे यकीन था कि गुनाह मेरा ही साबित होगा। तो ऐसा हो सकता है ना कि तुमने पुलिस को बोला एग्जीक्यूटिव होने की वजह से कि अरेस्ट दिस पर्सन। अब अरेस्ट होने के बाद जब इसको तुम जज के सामने ले गए, जज भी तुम तो डेफिनेटली अरेस्ट कराओगे। इस पूरे चीज में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ब्रीच हो गया ना। कहाँ गया। तो ये नहीं होना चाहिए था, इसके लिए हमने इसको चेंज किया। और 1973 में इसके बाद आईएएस सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव बन के रह गया। ओनली एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब इसके पास है कोई मैजिस्ट्रेरियल पावर, बट सिर्फ रिवेन्यू पे है, ठीक है, ज्यादा नहीं। दिस इज टू एंश्योर डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, कि किसी के हाथ में दोनों पावर नहीं रहेगी, एग्जीक्यूटिव की भी और जुडिशरी के लिए। आज जुडिशरी की पावर सिर्फ कोर्ट के हाथ में है। कोर्ट में ही आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट मिलेंगे। एक मिनट, हाँ, इसके में मैंने ये कुछ इसका कैसा था वो, रुको, I'll just show you। हाँ, ये ऐसा हो जाएगा, उसी का शहर वही मुद्दती वही मुंसिफ, हमें यकीन था गुनाह हमारा होगा। मतलब ऐसा है कि वही ऑफिसर और वही जज, तो डेफिनेटली तो पनिशमेंट तो मेरी ही साबित होगी ना कि मैं गलत हूँ। तो ये चीज हटा के हमने सही किया 1973 में। आर्टिकल 50 आपको वही बोलता था। आर्टिकल 50 बोलता था कि सेपरेशन रखो, किसके किसके बीच में, जुडिशरी के बीच में और एग्जीक्यूटिव के बीच में। तो 1973 में हमने वही किया। इज इट क्लियर टू यू ऑल। क्योंकि किसी एक के हाथ में पावर आ जाएगी तो फिर वो डिक्टेटरशिप कर सकता है। क्या ये क्लियर है, रेज योर हैंड्स। ओके, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई शो यू, I'll show you the barracks space, just a minute। Is my barrack visible? Is my barrack visible? Okay, ठीक है। Separation of judiciary from executive. The state shall take steps to separate the judiciary from executive in public services of the state। वही तो किया हम लोगों ने, कर दिया, हटा दिया। अब सब बराबर। इज इट क्लियर। किसी को कोई डाउट है, रिया कोई डाउट है बेटा। No, ओके, ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, अब आगे की कहानी। नाउ अपना डीपीएसपी का लास्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 51, ठीक है। आर्टिकल 51 बोलता है वो सब करने का जो पाकिस्तान नहीं करता है।
इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, वो सब करने का जो चाइना नहीं करता है। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी प्रमोट करोगे, तुम क्या करोगे? जस्ट एंड हॉनरेबल रिलेशनशिप रखोगे। यू विल मेंटेन जस्ट एंड हॉनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशन, नेशंस के बीच में कोई झगड़ा नहीं हो, आपस में अच्छे से रखोगे। यू विल रिस्पेक्ट व्हाट, यू विल रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटी, जो चाइना बिल्कुल नहीं करता है। आजकल तो अमेरिका भी पागल हो गया, नहीं कर रहा है। यू विल डू द सेटलमेंट, कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट का है, कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, अगर तुम्हारा कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट है तो बातचीत करके सॉल्व करोगे। ये सब बातें बोलता है। बाय एंड लार्ज इंडिया फॉलोज दिस, ठीक है, दैट्स अ ग्रेट थिंग। नहीं तो हम भी कभी नोबेल पीस प्राइज के लिए इतना नाटक करेंगे, आई डोंट एक्सपेक्ट दैट। इज दिस क्लियर? मेरा स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? डायरेक्ट विजिबल है? Yes, sir. ठीक है। Promotion of international peace and security. The state shall endeavor to promote international peace and security, maintain just and honorable relation between nations, foster respect for international treaty and acknowledge, and encourage settlement of international disputes by arbitration. क्या डीपीएसपी आप सभी को क्लियर है? इज डीपीएसपी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। किस किस को डाउट है रेज, अब यहाँ तक जिनको क्लियर है एक बार हाथ उठा के छोड़ दो, तो आई विल बी वेरी वेल अवेयर। ओके, ठीक है। ओके ओके। रक्षित, One lecture is pending, sir. After that, possibility to be clear, I guess. विच I वन didn't attend रक्षित? the previous one. प्रीवियस वन? Yes. यू वांट टू कॉपी और यू डिडंट गॉट इट? No, no, sir. मतलब previous lecture I didn't attend. तो प्रीवियस यू डिडंट अटेंड ना, हाँ, तो जस्ट वॉच इट, देयर रिकॉर्डिंग्स आर देयर, ठीक है। Yeah, yes, sir. I'll watch it. ओके, ठीक है, नाइस। ओके, तो यहाँ तक अपना डीपीएसपी डन। लेट्स डू द फंडामेंटल राइट्स आल्सो एंड एंड इट टुडे। रेडी? Table heading is fundamental rights, guys. And then we can start it off. No, I just want to copy the last thing. वो सेटलमेंट के बाद आपने जो लिखा है ना वो। हाँ, ओके, प्लीज कॉपी इट। जिनके नहीं हो गए हैं वो कॉपी कर लो, देन वी कैन स्टार्ट। अब इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज के जो शुरू होगा ना गाइस, दैट इज द सबसे प्यारा पोर्शन ऑफ पॉलिटी, एंड आई वुड बी सेइंग कि उस पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि ऑलमोस्ट वी आर देयर टू डू अवे विद इट राइट नाउ। तो खत्म करने वाले हो तो एकदम अच्छे से किया जाए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ये चीज होती है। सर ये फर्स्ट पॉइंट पे जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन के बाद क्या लिखा है? रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटी, उसके ऊपर वाला वो जो वर्ड है ना रिस्पेक्ट जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशन। ओके फाइन, हो गया मेरा। जस्ट अ मिनट, मम्मी बुलाई कह रही थी, ठीक है। जस्ट अ मिनट। नाउ स्टार्ट विद फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज। अब आप लोगों को ये तो एकदम अच्छे से याद है कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। एक मिनट। ओके, 25 जून से 21 मार्च 1975
ये इंडिया के पीरियड का इमरजेंसी वाला टाइम है। देयर वाज नेशनल इमरजेंसी इन प्लेस, ठीक है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस डेफिनेटली। टाइम पे ना बेसिकली ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज वर इनसाइड द जेल, ठीक है, और कोई भी बाहर नहीं था। और सबको जिस एक्ट के अंदर जेल में डाला गया था उस एक्ट का नाम है मीसा। मीसा 1971, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। में सब डरे हुए थे ये टाइम पे, सब फियर में थे। और फियर की एक खासियत होती है कि जैसा जैसा ऊपर जाता है एक पॉइंट के बाद नीचे चला जाता है। ये जब नीचे गया फियर तो लोग क्वेश्चन करने लगे गवर्नमेंट को, मैडम प्राइम मिनिस्टर को, कि वेयर आर आवर राइट्स, हमारे हक कहाँ है। तो शी सेड कि इंसान राइट तो करता है, राइट्स मांगता है, लेकिन भूल जाता है कि राइट्स के अलावा दे हैव सर्टेन ड्यूटी। और इसके लिए मैडम सेड कि मैं लोगों को अपना ड्यूटी बताने के लिए एक कमिटी अपॉइंट करूंगी। उस कमिटी का नाम है स्वरण सिंह कमेटी। स्वरण सिंह कमेटी ऑफ द ईयर 1976। स्वरण सिंह कमेटी को बोला कि आप रिकमेंडेशन दो कि क्या क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, लोगों को याद होनी चाहिए। मेक रिकमेंडेशंस, मेक रिकमेंडेशंस। स्वरण सिंह कमेटी को एक रिकमेंडेशन देना था। दिस वाज बेसिकली रिमाइंडर टू सिटीजन्स, तुम्हारी कुछ ड्यूटीज भी है, सिर्फ राइट्स राइट मत चिल्लाया करो। देयर इज रिमाइंडर टू ड्यूटीज कि यू हैव ड्यूटीज ऑल्सो, ठीक है। लेकिन ये ड्यूटीज जो है सिर्फ रिमाइंडर है, बेसिकली दे आर नॉन जस्टिशिएबल। आप नहीं करोगे तो उसके लिए आपको कोर्ट में नहीं खींचा जाएगा। दे आर नॉन जस्टिशिएबल। और ये रिमाइंडर्स जो स्वरण सिंह कमेटी ने दिए अपने, उसी को हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया वाया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द ईयर 1976। क्या आपको याद है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को किस नाम से बुलाया जाता है? किसी को याद है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, या मधुरा? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट, क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे। अब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशनल में एक नवा पार्ट ऐड किया गया, दैट वाज पार्ट 4A। और पार्ट 4A में आर्टिकल था आर्टिकल 51A, जिसके अंदर कुछ ड्यूटीज डाली गई, ABCDEFGH 1 2 3 4 5 6 7 9 9 दी रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 हो गया ना, हाँ, 4 4 8 9 10, हाँ। तो हमने जे तक डाला, मतलब 10 फंडामेंटल ड्यूटीज डाला अंडर आर्टिकल 51A पार्ट 4A, ठीक है। अब ये एक्चुअली में ना एक बहुत स्ट्रेंज एक्सपेरिमेंट है, इफ आई वुड से दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज एक्सपेरिमेंट। क्यों पता है आप लोगों को? क्योंकि कोई भी वेस्टर्न डेमोक्रेसी में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। नो वेस्टर्न डेमोक्रेसी, फंडामेंटल ड्यूटीज वाला कॉन्सेप्ट कोई भी वेस्टर्न डेमोक्रेसी के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। किसी भी वेस्टर्न कंट्री ने अपने इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाला। हाँ, जापान इज एन एक्सेप्शन, सिर्फ जापान ने डाला है डेमोक्रेसी होके। जापान इज एक्सेप्शन, प्रैक्टिकली इट डजंट कम इन वेस्ट आल्सो, ठीक है। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज वाला कॉन्सेप्ट है ना गाइस, ये आपको मिलता है सिर्फ कम्युनिस्टिक या सोशलिस्टिक कंट्री में। मतलब कोई कंट्री अगर कम्युनिस्टिक कंट्री है या सोशलिस्टिक है, ठीक है, उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये सब मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यू विल फाइंड इट अंडर यूएसएसआर, नॉट रशिया, यूएसएसआर। चाइना में मिलता था, सेम युगोस्लाविया में मिला है। तो ये सब कंट्रीज वैसी कंट्रीज है, इंडिया इज नॉट, लेकिन हमने इसको डाला। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ वेरी स्ट्रेंज एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हम डेमोक्रेसी और हम लोग ये सब नहीं है, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि ओरिजिनल पार्ट 4A में
ओरिजिनल पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज जो डाली गई थी आर्टिकल 51A के अंदर वो सिर्फ 10 थी। A B C D E F G H I J। ये जो के वाली एक और है ना, ये रुको इसको लिखते हैं। ओरिजिनली सिर्फ इतनी थी जितनी मैंने डाला। दिस वाज इन 10 वाज इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओरिजिनल फंडामेंटल ड्यूटीज सिर्फ इतना थी। हमने इसमें प्लस किया एक, कौन सा वाला, के वाला। ये जो के है ना, इट वाज एडेड लेटर ऑन। ये ऐड हुआ है बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द ईयर 2002। राइट टू एजुकेशन वाला याद है? गार्डियंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डाले बच्चों को पढ़ाई करने। तो ये दिस वाज एडेड, 12th वन, के वन वाज एडेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्या यहाँ तक सब मेरे साथ क्लियर हो? ओके, मदिरा, अक्षत, इकरा, प्रिया। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसके आगे वाला, ये कॉपी कर लिया? किसी को कॉपी करना है तो प्लीज लेट मी नो। Yes, रेज sir. इट। Just a minute. ओके, कॉपी इट प्लीज। ओके, इज इट डन? Yeah, sir. ठीक है, नाउ अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि फंडामेंटल ड्यूटीज एक्चुअली में टूथलेस नहीं है। देखोगे तो जो ऑड वन है ना, एवरी ऑड वन, 1, 5th, 7th, 9th, ये सारे ऑड वाले जो है ना, ये एक्चुअली में टूथलेस नहीं है, इनके पास पावर है। एवरी ऑड वन इज नॉट टूथलेस। मतलब ये वाले फॉलो नहीं करोगे ना तो इसमें आपको पनिशमेंट होगा। बेसिकली दे आर नेगेटिव। ये मैंडेटरी है कॉम्प्लायंस के लिए। दे आर मैंडेटरी कॉम्प्लायंस वैल्यू। दे आर ऑफ मैंडेटरी कॉम्प्लायंस वैल्यू, क्योंकि इन सबको फॉलो कराने के लिए लॉ बनाया गया है, बेस्ड बाय लॉ। इफ यू डोंट फॉलो इट, इफ यू डोंट फॉलो, तो पनिशेबल ऑफेंस है, वो पनिशमेंट होगी। ठीक है, अब इसमें मैं ऑड वन बोल रहा हूँ तो कौन से वाले ऑड है, जैसे कि ये ए हो गया, फिर ये सी हो गया, राइट? A B C D E F G H I J। ठीक है, तो मैं ये वालों को ऑड बोल रहा हूँ। ये वाला फर्स्ट, 3 सेकेंड, फिर E G I। ये जो है ना, ये एक्चुअली में टूथलेस नहीं है, इनके लिए है। लेकिन जो इवन वाले हैं, मतलब 2, 4, 6, 8 और 10 में, इसमें देखो अभी मैंने के वाला ऐड नहीं किया है क्योंकि उसका कुछ अलग है। ये वाले जो है ऑड वाले आर नॉट टूथलेस, और ये वाले जो है सिर्फ ये वाले रिमाइंडर्स है क्योंकि इनके लिए लॉ नहीं है। दे आर ओनली रिमाइंडर्स। इफ यू डोंट फॉलो, इट्स फाइन। क्या पहले ये पार्ट मेरा समझ में आया सबको जो मैंने अभी बताया? दिस पार्ट क्लियर जो बताया अभी? रेज योर हैंड्स। ओके, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। कॉपी कर रहा है कोई? ये कॉपी कर लो, इकरा। हो जाए तो बता देना बेटा।
इज इट डन इकरा? हो गया बेटा? Yes, sir. ओके, तो ये एक चीज है। अब दूसरी, चलो लेट्स सी वन बाय वन। जो सबसे पहला वाला है, ए वाला, मेरे को ये बताओ जोत, फर्स्ट वाला है ये Yes, sir. मैंडेटरी है फॉलो करने के लिए या नहीं? Yes, sir. Mandatory. मैंडेटरी है। इसमें ये लिखा है टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो इसमें ये लिखा है और बाय एंड लार्ज इसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। ये नेगेटिव है, मतलब इसका मैंडेटरी कॉम्प्लायंस वैल्यू है। ठीक है, इसी को फॉलो करने के लिए लॉ बनाए गए हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971। ठीक है, अब इस एक्ट के अंदर अगर आप कुछ फॉलो नहीं करोगे तो दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है, तो ये टूथलेस नहीं है। उसी तरह एक केस हुआ था, थैंक्स टू नवीन जिलदार सर। नवीन जिलदार सर वाज अ पर्सन जिन्होंने जाके, देखो, अब ना लोगों को पहले ये लगता था कि जो झंडा लहराने का काम है ना वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकती है, तो कोई भी झंडा वंडा लहराता नहीं था। नवीन जिंदाल सर कोर्ट में गए और बोले कि क्या है सर, क्या मैं अपने देश को रिस्पेक्ट करता हूँ, कांट आई रेज द फ्लैग? तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप भी कर सकते हो, बस ये ध्यान रखो कि फ्लैग्स के कुछ डायमेंशंस होते हैं वो, और कितने बजे निकालना रहता है, चढ़ाना रहता है वो। ठीक है, तो आपको ये नेगेटिव है, मतलब अगर इसको फॉलो नहीं करोगे, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर्स एक्ट के अंदर आपको जेल हो सकती है अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट नहीं दिया, अगर आपने फ्लैग को कुछ डिस्टॉर्ट किया, अगर आपने किसी भी नेशनल की इम्पोर्टेंस चीजों को ऐसा किया, तो ये। ठीक है, लेकिन व्हेन आई गो टू सेकंड वन, इट इज सेकंड इकरा, ये बी वाला नहीं फॉलो किया तो पनिशमेंट मिलेगी क्या मेरे को? नहीं सर। नहीं, क्योंकि ये इवन है। तो देयर इज दिस कि चेरिश एंड फॉलो, इसमें लिखा है चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स which inspired our national struggle for freedom। ठीक है, अब ये वाली राइट पॉजिटिव है, मतलब इस पे लॉ नहीं है और इसका कोई मैंडेटरी कॉम्प्लायंस वैल्यू भी नहीं है। ये सिर्फ एक रिमाइंडर है कि आप याद रखो, सुभाष चंद्र बोस के आइडियाज याद रखो, गांधी जी के आइडियाज याद रखो, ये सारी चीजें। ठीक है, नाउ टेल मी मधुरा, द थर्ड वन, सी वाला, क्या ये फॉलो नहीं करूंगा तो इसके ऊपर मेरे को पनिशमेंट मिलेगा? Yes, sir. यस, मिलेगा। इट इज टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द sovereignty, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। आपको बचा के रखना पड़ेगा सोवेटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ये नेगेटिव है, मतलब इसका मैंडेटरी कॉम्प्लायंस वैल्यू है, क्योंकि इसके लिए लॉ है। जैसे कि आप अगर देश के खिलाफ कुछ बोलोगे तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट वापा लग सकता है 1967 का। आप देश के अगेंस्ट जा रहे हो तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग सकता है आप पे। एक टाइम पे देयर वाज सेक्शन 124A सेडिशन भी था, याद है, हमने इसके बारे में भी पढ़ा है। ठीक है, एक साथ ही साथ बीएनएसएस में, भारतीय न्याय संहिता में, देयर इज सेक्शन 147 जो बोलता है कि अगर आप वॉर वेज करने की कोशिश करोगे
फिर अटेम्प्ट करोगे या फिर अबेट भी करोगे लोगों को वॉर करने के लिए अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अबेट, वेजिंग वॉर, तो भी ये पनिशेबल है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कुछ करोगे तो दैट्स अ पनिशेबल एक्ट, इसमें आपको लगेगा। दैट्स व्हाई थर्ड का मैंडेटरी कॉम्प्लायंस वैल्यू है। क्या यहाँ तक सब मेरे साथ हो? थर्ड तक सब मेरे साथ? रेज योर हैंड्स। ओके ठीक है, कोई कॉपी कर रहा है ये? ठीक है, बहुत बढ़िया। हो गया ना? कोई कॉपी कर रहा है तो रेज योर हैंड्स ना जरा। ओके इकरा, कर लो बेटा। ओके इकरा एंड मधुरा कॉपी कर लो। जस्ट गिव मी 2 minutes गाइस, आई विल बी बैक, जस्ट 2 minutes। ओके गाइस, इज इट डन? रेज योर हैंड्स इफ इट इज डन। तब वो मुझे सेकंड वर्ड नहीं समझा, बाकी तो लिख दिया मैंने। वो वेजिंग वॉर के बाद में क्या लिखा है? वेजिंग वॉर, अटेम्प्ट, कॉमा, अबेट वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अटेम्प्ट भी किए और फेल हो गए, या फिर कोशिश भी कर रहे हो तो भी। ओके ठीक है। हम्म, ठीक है। किसी को और कोई डाउट? इकरा, No, sir. ज्योत, रक्षित, रिया, पद्मप्रिया, No, sir. नूरल? ठीक है, तो ये तो थर्ड तक की कहानी। अब फोर्थ वाला, जो फोर्थ वाला है, रिया, क्या मैं ये नहीं फॉलो करूंगा तो मेरे को पनिशमेंट होगी? रिया, will I, if I don't follow this fourth one, will I get punished? No, sir. नो, इवन वाले नहीं करेंगे, ठीक है, ये याद रखो। इसमें लिखा है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। ठीक है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, इसका कोई मैंडेटरी कॉम्प्लायंस वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ रिमाइंडर है। ठीक है, ये वॉलेंटरी सर्विसेज करने की परमिशंस देता है कि आप खुद से करो। जैसे आप लोग एनसीसी ज्वाइन करते हो, लोगों की मदद करते हो, एनजीओ ज्वाइन करते हो, ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद है फिफ्थ वन। मेरे को ये बताओ रक्षित, इफ आई डोंट फॉलो दिस, विल आई गेट पनिश्ड? Yes, sir. यस आई वुड। इसमें लिखा है प्रमोट हार्मनी। ठीक है, एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। हार्मनी करो, ब्रदरहुड रखो अमॉन्ग्स
ऑल पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। ट्रांसेंडिंग रिलीजियस लिंग्विस्टिक मतलब तुम नहीं देखोगे कि रिलीजियस क्या है, लिंग्विस्टिक क्या है। यू विल नॉट डू इट अकॉर्डिंग टू रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज। आप ये सब के बियॉन्ड जाके एक दूसरे की मदद करोगे। और एक चीज कि टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस derogatory to द डिग्निटी ऑफ वुमेन। कोई ऐसी चीज भी नहीं करोगे जो वुमेन की डिग्निटी के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो ये नेगेटिव है, मतलब अगर इसको नहीं फॉलो किया तो गए। इसके मैंडेटरी कॉम्प्लायंस वैल्यू भी और इसके लिए लॉ भी है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज सेक्शन 196 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। आप हेट स्पीच नहीं दे सकते। हेट स्पीच दिया तो भाई पुलिस विल बी एट योर डोर स्टेप्स। सेक्शन 299 बीएनएस, ठीक है। सेक्शन 299 बीएनएस बोलता है कि डेलिब्रेट एंड मालिशियस अफेयर, डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट्स, कोई भी जानबूझ के चीजें किए आपने आउटरीच करने के लिए रिलीजियस तो ही है। आउटरीच रिलीजियस ब्लास्फेमी लॉज भी है, ठीक है। ब्लास्फेमी लॉज इज बेसिकली आप किसी के रिलीजन पे हेट्रेड की बात कर रहे हो, दैट इज नॉट अलाउड। उसी तरह इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट हमने देखा था 1956 का, जो नहीं अलाउ करता है। ये सारी चीजें हैं, तो इसके लिए लॉज बना हुआ है। इज इट क्लियर क्लियर? यहाँ तक क्लियर है गाइस? रेज योर हैंड्स। ठीक है। कोई कॉपी कर रहा है क्या यहाँ तक? रेज डाउन, जो कॉपी कर रहा है सिर्फ वो रेज हैंड करके रखे। अगर हो गया है तो आगे चलो, ठीक है, मतलब हो गया है सबका। ग्रेट। नाउ ये तो यही था। नाउ टेल मी पद्म प्रिया, दिस इज सिक्स्थ वन, एफ वाला है। अगर मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा तो क्या मैं पनिश होऊंगा? चैट बॉक्स में बोल सकते हो आप। नो। गुड, ठीक है। तो आप नहीं करोगे तो आप पनिश नहीं होगे, ठीक है। कोई नहीं, ये रिमाइंडर है। इसमें लिखा है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये मैंडेटरी कॉम्प्लायंस वैल्यू का है और ये एक रिमाइंडर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कल्चर वाला कंट्री है और यहाँ पे सारी चीजें फॉलो होती हैं। हमको एक दूसरे के रिलीजन, हमको एक दूसरे के ओपिनियंस के रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। ये एक चीज हो गई। अब सेवेंथ वन, जी वाला, जो क्या लगता है अगर मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा तो क्या विल आई बी पनिश्ड? Yes, sir. यस। तो इसमें लिखा हुआ है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, ठीक है। And to have compassion for living creatures, ठीक है। ये नेगेटिव है, मैंडेटरी कॉम्प्लायंस वैल्यू का है और ये लॉ भी है, ठीक है। जैसे कि सिटीजन्स को करना ही पड़ेगा ये सारी चीजें फॉलो, इसके लिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का वही कहता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का वही कहता है। उसके अपर देयर इज प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी
टू एनिमल्स एक्ट ऑफ 1960। ठीक है, प्रिवेंशन करोगे क्रुएल्टी एनिमल्स एक्ट के लिए तो वो भी है, तो आप ऐसे ही किसी जानवर को मारते वारते वो सही बात नहीं है। इट इज नॉट अलाउड बाय लॉ, इट इज नॉट अलाउड। ठीक है, अब उसके बाद वी हैव, यहाँ तक सब क्लियर हो? रेज योर हैंड्स वंस अगर यहाँ तक क्लियर है तो। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब द एथ वन, रिया क्या लगता है, ये फॉलो नहीं करूंगा तो पनिश होऊंगा क्या? No, sir. नो। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, क्या, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। डेवलप करोगे कि पढ़े लिखो की तरह बात करो? अरे सर नहीं, मैं पेपर देने नहीं गया, क्यों? क्योंकि छींक आ गई। छींक? अगर खांसी आएगी तो पूरे साल नहीं पढ़ेगा। पॉजिटिव है ये, रिमाइंडर है जस्ट, और कोई मैंडेटरी कॉम्प्लायंस वैल्यू नहीं है। इट प्रमोट्स रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग करो। आजकल बहुत चीजों पे लोग सिर्फ ज्ञान देना जानते हैं, लेकिन कैसा ज्ञान वो नहीं। यू डोंट थिंक, रैशनल थिंकिंग करो। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, मैं पेपर देने नहीं जा सकता, नहीं, ये सब नहीं सोचना है भाई, लॉजिकल बनो। ठीक है, एक तो ये चीज। उसके बाद इकरा, टेल मी, अगर ये नाइन्थ वाला मैं फॉलो नहीं करूंगा, आए वाला, तो क्या ये चलेगा बेटा? No, sir. नो, आई वुड बी पनिश्ड। इस पे लिखा है टू सेव गार्ड्स पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जर वायलेंस। एब्जर का मतलब त्यागो, छोड़ो, लीव। ठीक है, तो ये नेगेटिव है, इसकी मैंडेटरी कॉम्प्लायंस वैल्यू है, और ये लॉ है इसके लिए। जैसे सेक्शन 191 है भारतीय न्याय संहिता का, इट टॉक्स अबाउट रियोटिंग। अगर दंगे करने की तुमने कोशिश की तो तुमको पनिश किया जाएगा, और बहुत अच्छे से किया जाएगा। यूपी गोज एट अनदर एक्सटेंड। ठीक है, तो ये भी चीज। सर आपने सेक्शन 191 बोला या 171? 191, 191, सेक्शन 191 ऑफ द आईएनएस। ठीक है, मधुरा, टेल मी, ये टेंथ वाला, जे वाला, इफ आई डोंट फॉलो इज इट ओके? Yeah, it is fine. क्या, ये जस्ट रिमाइंडर है टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। Okay, so that nation constantly rises to higher levels of endeavors and achievements। पढ़ाई लिखाई करो, सब अच्छे से करो, ताकि तुम्हारा देश आगे बढ़े। ये पॉजिटिव है, इसकी कोई मैंडेटरी कॉम्प्लायंस वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक रिमाइंडर है। ठीक है, तो ये याद रखो। यहाँ तक सब समझ में आया? केवल अभी बताया नहीं है क्या? यहाँ तक सब क्लियर हो? रेज योर हैंड्स। ओके, ओके रिया। जो कॉपी कर रहे हैं वो रेज कैनो हैंड करो, बाकी बंद कर दो अपने हैंड रेस। मधुरा, इकरा एंड रिया, आर यू कॉपिंग गाइस? मधुरा, No, sir. No, sir. मधुरा, No, sir. ठीक है। तो आप पूरा आर्टिकल 51 ए को कैसा याद रखोगे, मैं वो बता देता हूँ। आर्टिकल 51 ए को याद रखना है। ए क्या है? ए से याद रखो नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग याद नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन याद रख लेना, एंथम याद रख लेना, हो जाएगा। बी से याद रखोगे बापू,
बापू याद नहीं है तो बोस को कर लेना, बोस नहीं है तो भगत सिंह। किसी एक भी चीज को याद रख दो, समझ जाएगा। सी से क्या याद रखना है? सी से सुई याद रखना, सुई। सोवेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। डी से याद रखो डिफेंड, कंट्री को बुलाने के लिए। ई से याद रखना पांडव, पांडव ने द्रौपदी के लिए लड़ाई की थी। ठीक है, बेसिकली लड़कियों के ऐसी प्रैक्टिसेस वो करो, त्याग दो जो औरतों के खिलाफ गलत हो। या फिर पांडव से ब्रदरहुड भी याद रख सकते हो। ठीक है। एफ से फोर्ट याद रखो, फोर्ट, फेस्टिवल तो याद रहेगा। जी से विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये नेचर की बात कर रहा है, यानी एनवायरनमेंट। एच से मेरे को एक पंडित मिला था, उसने बोला 8 नंबर पहन के घुमा करो, ऑकल्ट। तो ऐसी प्रैक्टिसेस छोड़नी है, वो याद रखो। आई से क्या था? शांति रखोगे, 9 प्लैनेट्स, मैंने आई बताया ना। हाँ। तो सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, एब्जर वायलेंस, वायलेंस त्याग करोगे। 9 प्लैनेट्स को शांत करते हैं, पता है? 9 प्लैनेट्स की शांति याद रखना, 9 ग्रह शांत। जे, जे से याद रखना 10th है तो 10 से याद रखो 10 on 10, एक्सीलेंस। इस तरह से पूरा याद रहेगा। इज इट क्लियर टिल हियर? रेज योर हैंड्स। ये लिख लो पूरा वैसे का वैसे ही, ठीक है। डन। कौन कौन कॉपी कर रहा है, एक बार रेज योर हैंड्स। ओके ओके, कर लो कर लो। ओके, कॉपी हो जाएगा तो हैंड डाउन कर लेना। पद्म प्रिया, आर यू स्टिल कॉपी? ठीक है। अब बात करते हैं के वाले की। के वाला है, मैंने बोला इट वाज नॉट ओरिजिनली देयर, रेदर इट वाज एडेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द ईयर 2002। ठीक है। ये पनिशेबल नहीं है, इसके लिए मैंने इसको उधर पे नहीं लिखा, नहीं तो ये ऑड में पनिशेबल समझते आप। इसमें बेसिकली पेरेंट्स या गार्डियन को बोला है कि जो भी तुम्हारा वार्ड होगा या फिर चाइल्ड होगा तो उसको एडुकेशन प्रोवाइड करो, बस इतना। ठीक है। एक बार ये चैलेंज भी हुआ था फंडामेंटल ड्यूटीज, मिनर्वा मिल्स केस में, याद है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट चैलेंज हुआ था, तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज भी तो उसी का पार्ट है। तो उसको चैलेंज किया था कोर्ट में, लेकिन कोर्ट सेड फंडामेंटल ड्यूटीज इज लीगल एंड वैलिड, सही है। तो ये भी याद रखना। ठीक है। अब उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी कि कुछ और फंडामेंटल ड्यूटीज बताओ। उस कमेटी का नाम है, क्या ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने? इज इट कॉपीड? जिनका नहीं हुआ है रेज योर हैंड, जिनके हो गए वो कुछ मत करो। ओके ठीक है। तो एक बार और एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था जस्टिस वर्मा कमेटी। जस्टिस वर्मा कमेटी को एक काम दिया था कि यू रिकमेंड अस सम न्यू फंडामेंटल ड्यूटीज, और इन्होंने रिकमेंड भी किया। ठीक है, दे रिकमेंडेड ड्यूटी टू पे टैक्स। 3 नवी फंडामेंटल ड्यूटीज की थी इन्होंने रिकमेंड। ड्यूटी टू हेल्प फेलो सिटीजन्स, उसी के साथ दे ऑल्सो सेड ड्यूटी टू वोट। लेकिन ये इन्होंने रिकमेंड की, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है। ऑल्सो रिमेम्बर, ये सिर्फ रिकमेंड की इन्होंने, इट हैवेंट बीन इम्प्लीमेंटेड, इट हैवेंट बीन इम्प्लीमेंटेड। ठीक है। ये याद रखो कि ड्यूटी टू पे टैक्स अकेले इन्होंने नहीं, पहले जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी ना उसने भी की थी, लेकिन उसको नहीं अडॉप्ट किया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने तभी।
duty to pay taxes was a recommendation that was also given by स्वरण सिंह कमेटी। इन लोगों ने भी रिकमेंड की थी, लेकिन तभी भी इसको लिया नहीं गया था। इट वाज रिकमेंडेड, ठीक है, इट वाज रिकमेंडेड प्रायर ऑल्सो, लेकिन इंदिरा गांधी मैम ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। और साथ ही साथ इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में भी नहीं डाला गया था। ठीक है, तो ये याद रखना। अब तुम सबको एक चीज ये पता होना चाहिए कि हम सबकी शेयर्ड डेस्टिनी है। वी ऑल हैव शेयर्ड डेस्टिनी। 150 करोड़ पीपल जो है हमारे, डोंट वांट ओनली few to be billionaires। हाँ हाँ, जा 150 करोड़। वी डोंट वांट ओनली फ्यू टू बी, जल्दी आना। वी डोंट वांट ओनली फ्यू टू बी बिलियनर्स, ठीक है। ये पता है, अगर पूरे एरिया में सबसे बड़ा घर तुम्हारा हो और आजू बाजू के लोग होमलेस हो, दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। कभी ना कभी ये लोग तुम पे अटैक कर देंगे। इसके लिए ये बोला जाता है कि जो रिच है he will pay more टैक्स, और वो टैक्स भरेगा तो उस टैक्स से गरीबों की हेल्प होगी। इसी के लिए ड्यूटी टू पे टैक्स को भी रिकमेंड किया गया था। ठीक है, इज इट क्लियर टिल हियर? क्या ये बात सबको समझ में आई? रेज योर हैंड्स अगर समझ में आई। ओके ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उसी के साथ ड्यूटी टू हेल्प फेलो सिटीजन्स, ड्यूटी टू हेल्प फेलो सिटीजन, ये भी बोला हुआ है। पता है एक केस हुआ था, परमानंद कटारिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1989 का। ये पीआईएल हुआ था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और उसके बेस पे केस हुआ था। इस केस में ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो विक्टिम होता है उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में एड होना चाहिए अगर एक्सीडेंट केसेस है तो। क्यों? क्योंकि ये गुड सैमरिटियन होने का काम है। लोगों को ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं भूलनी चाहिए कि लोगों को बचाना भी उनकी ड्यूटी है। ठीक है, अगर एक्सीडेंट जैसी चीज हो गई है। इनफैक्ट दिल्ली ने तो इसके लिए एक प्रोग्राम भी किया था कि जो एक्सीडेंट विक्टिम्स को लेके जा रहे हॉस्पिटल तक, उनके लिए एक स्कीम निकाली थी जिसको बोलते थे फरिश्ते स्कीम, और उसमें उन लोगों को अवार्ड दिए जाते थे जो लोग ऐसा काम करते थे। ठीक है, तो यस, वी शुड डू सच थिंग्स। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कोविड के टाइम पे कि देयर इज ड्यूटी टू हेल्प फेलो सिटीजन। ऐसे मुश्किल भरे टाइम पे एक दूसरे का साथ दो। ठीक है, देयर इज वन लास्ट ड्यूटी, दैट इज ड्यूटी टू वोट। पता है ये क्यों मैं बोल रहा हूँ? ये एक बहुत अलग चीज है। अगर मैं, तुमको भी पता है इलेक्शन जो होता है ना इंडिया में, इट इज एक्चुअली पीपल डूइंग अनइन्फॉर्म्ड चॉइसेस। अनइन्फॉर्म्ड पीपल वोट, दे जस्ट गो एंड वोट, उनको कुछ पता नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा हमने एक कुछ रिसर्च में पाया है कि जो ये लोग जाते हैं और किसी को इलेक्ट करते हैं, और अगर आप दुनिया का कोई सुपर कंप्यूटर भी ला दो, ठीक है, तो इस बेसिस पे जो दोनों रिजल्ट आएगा वो सेम रहेगा। ये इस चीज को बोलते हैं लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। इस चीज को बोला जाता है लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। इसीलिए तो इलेक्शन कमीशन बोलता है कि बड़े नंबर्स में वोट करने आओ, क्योंकि ज्यादा नंबर में नहीं आओगे तो गलत आदमी चूज होके आ जाएगा। यही अनइन्फॉर्म पीपल जो है, करोड़ ऑन करोड़, दे कम इन लार्ज नंबर्स। इलेक्शन अगर फ्री एंड फेयर हो गया तो जो चॉइस आ रही है वो अगर सुपर कंप्यूटर भी करेगा तो सही है। आपको पता है इसी बेसिस पे कंपनी स्टॉक मार्केट में प्राइस ढूंढती है, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स के। ठीक है, इसी बेसिस पे कंपनी सर्वे करती है, कोई नवा अगर प्रोडक्ट लाना है तो इसी बेसिस पे कंपनी सर्वे करती है। समझ गए? इनफैक्ट केबीसी देखा होगा तो केबीसी में वो है ना, पब्लिक पोल करके, ऑडियंस पोल, लोग जो उनको भी नहीं पता रहता है, लेकिन क्योंकि वो ग्रुप में करते हैं तो सही वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट होता है। ठीक है, याद रहना चाहिए।
ठीक है, ये एक चीज है। व्हेन यू कम टू वोट इन लार्ज नंबर्स, देन ओनली द राइट लीडर गेट्स इलेक्टेड। तो ये सब ड्यूटी अभी तो खुद से करो। क्या यहाँ तक मैं आप लोगों के साथ क्लियर हूँ? एम आई क्लियर टिल हियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ग्रेट। किसी को कोई डाउट है? कुछ कॉपी करना है, वही बता दो। ठीक है, जस्ट गिव मी मिनट। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो आप लोग जा सकते हो। मैं एक क्विज भेजूंगा ग्रुप में, वो सॉल्व करके सपोज मेरे को बता दो। ठीक है, अब कल से जो स्टार्ट होगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनियन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव सब स्टार्ट करेंगे। तो टिल टुडे वी आर डन विथ व्हाट we have completed historical background, we have completed preamble, we have completed union territories, we have completed citizenship, we have completed fundamental rights, we have completed DPSP, we have completed fundamental duties। बहुत बड़ा पोर्शन हो गया है। लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ लोगे तो समझ जाएगा, क्योंकि अब इसके बाद जो होगा इट विल बी अ गुड थिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट। जो अगर यूनियन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव कर लिया तो उसका पॉलिटी का बहुत बड़ी चीज क्लियर हो गई। तो नाउ वी विल बी ड्वेलिंग इनटू दैट। लेकिन उससे पहले क्या यहाँ तक सबको सारी चीजें समझ में आई? ओके, बहुत बढ़िया। अपने लिंक्स आ गए हैं क्या? जरा देखो एक जन, इकरा। हाँ सर, आ गया।